हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू स्टडी जीके में आपका स्वागत है। जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आँखें होती हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है बहुत और डी ऑप्शन है कोई नेत्र नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन प्राय किस में पचता है? तो जो हमारा भोजन है वो किस में पचता है? तो फिर ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है पेट, सी ऑप्शन है छोटी आंत और डी ऑप्शन है बड़ी आंत। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा छोटी आंत में। हमारा जो भोजन है वो छोटी आंत में पचता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, या फिर खुदीराम बोस ने दिया था, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था, या फिर इकबाल ने दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो लोग कहते हैं कि भगत सिंह ने दिया था, बट ये इसका रियल आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो भगत सिंह हैं उन्होंने इनकलाब का जिंदाबाद उसे मतलब कि बहुत उनका प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने हर जगह इसका मतलब जो अपनी कविताओं के अंदर या भाषण के अंदर इसका मतलब इनकलाब जिंदाबाद, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने एक पहचान दिलाई थी कि इनकलाब जिंदाबाद जो नारा था उसकी पहचान दिलाई थी उन्होंने। और जो इनकी मतलब जो इन्होंने सबसे पहले दिया था वो था इनकलाब का जिंदाबाद का नारा। तो मौलानी हसरत मौलानी थे, जो कि मौलाना हसरत मौलानी थे, जिन्होंने सन 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जो इनकलाब जिंदाबाद है उसका मतलब होता है कि लॉन्ग लिव द रेगुलेशन, मतलब कि क्रांति की जय हो, क्रांति चलती रहे। यही मायने में भगत सिंह ने जो इनकलाब जिंदाबाद है उसकी पहचान मतलब बढ़ाई थी, या फिर ज़ोर ज़ोर से मतलब उन्हें जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तब भी उन्होंने मतलब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसमें भगत सिंह, क्योंकि इसके अंदर जो मौलाना हसरत मौलानी है वो ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या होगा? भगत सिंह होगा। तो राइट आंसर हम करेंगे इसमें भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है राम मोहन लोहड़िया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा इसका? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जैसे मतलब गांधी जी जो थे उनको जो मतलब 30 जनवरी को गांधी जी को 1948 मतलब कि 1948 में गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। नथु गॉड के द्वारा जो उनको गोली मारी गई थी, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, या हमारे जीवन में अंधकार आ गया है, प्रकाश चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनस किस वजह से होता है? तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया से, बी कवक से, सी वायरस से और डी माइक्रोप्लाज्मा से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्या? बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरिया से होता है। मैं वैसे आपको टिटनस के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इस रोग को हम लोग्जा रोग भी कहते हैं, और ये क्लोस्ट्रीडियम जो होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जो
जीवाणु होता है उसके वजह से ये मतलब रोग होता है, और इसमें जो शरीर का आकार है वो धनुषाकार हो जाता है, तो इस रोग को हम धनुषाकार रोग भी कह सकते हैं एक तरीके से। और इसमें जो हमारा प्रभावित अंग होता है वो हमारी तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, और इस रोग के उपचार के लिए हमें डीपीटी का जो टीका होता है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों का उल्लेख आया है। तो जैन धर्म में जो तीर्थंकरों की संख्या थी वो थी 24। तो राइट आंसर हो जाएगा 24। ये अलाउ नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे आदिनाथ। राइट आंसर इसमें आदिनाथ हो जाएगा। आदिनाथ जो थे वो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, या फिर ऋषभ देव भी आप कह सकते हो कि ऋषभ देव जो थे वो भी जैन धर्म के तीर्थंकर थे। और प्रथम जो तीर्थंकर थे उन्हें ही माना जाता है, आदिनाथ या फिर ऋषभ देव। उन्होंने ही जैन धर्म की संस्थापना, जो कहते हैं कि संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव या फिर आदिनाथ ही थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिनाथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 का वो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, बी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए उपराष्ट्रपति को। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को, मतलब कि ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो आप ऐसे भी इन दोनों क्वेश्चंस को याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 9 का वो है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें किससे मिलता है। तो ए ऑप्शन है अभिलेखों से, बी ऑप्शन है साहित्य से, सी ऑप्शन है ताम्रपत्रों से, और डी ऑप्शन है पुरातात्विक उत्खनन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पुरातात्विक उत्खनन से। ओके, तो आप इसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस युद्ध से भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी। तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उससे हमारे जो मतलब जो मुग़ल राज्य थे, मुग़ल शासक या फिर आप मुग़ल राज्य कह सकते हैं, उसकी नींव पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य ने हिंदुस्तान पर 200 सालों तक राज्य किया था। ठीक है, और पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद ही मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। 1526 में जो पानीपत का युद्ध है वो हुआ था, और पानीपत का युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें विजय आपको पता ही होगा कि बाबर ही विजय हुआ था, और इब्राहिम लोदी जो युद्ध के मैदान में ही लड़ते हुए मारा गया था। और इसके अंदर एक ख़ास बात ये भी थी कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसके अंदर जो बाबर था उसने पहली बार मतलब तोपों का प्रयोग किया था। तो मतलब जो तोपखाने का प्रयोग कहते हैं कि युद्ध में पहली बार हुआ था, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तोपखाने का प्रयोग किया गया था। और इसमें मुग़ल के जो हैं जो बाबर हैं उन्होंने इसमें तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे सूखा भाग है। तो इसका आंसर क्या होगा। ए पश्चिमी राजस्थान, बी जम्मू और कश्मीर, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पश्चिमी राजस्थान। राइट आंसर है इसका पश्चिमी
राजस्थान। ओके, तो आप इसे भी याद रखें। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है मजबूत और ठोस, सी ऑप्शन है वातल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, वातल्य। इसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। थर्टीन का जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में निवास करने वाली सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? ए ऑप्शन है भील, बी ऑप्शन है मीणा, सी ऑप्शन है सहरिया, डी ऑप्शन है ग्रासिया। तो जो राजस्थान में निवास करने वाली जो सबसे पुरानी जनजाति है वो है भील। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भील। ओके, आप इसे भी याद कर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको भीलों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मतलब जो भीलों से रिलेटिव जो जनजातियाँ हैं उसके बारे में। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रतापगढ़ ज़िला है राजस्थान का, इसमें सबसे ज़्यादा जो भील हैं वो पाए जाते हैं। और जो भारत की सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं उनमें से सबसे बड़ी जनजाति एक तरीके से भील ही मानी जाती है और भील ही है, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे वन पुत्र भी कहा। जो कर्नल जेम्स टॉड थे उन्होंने भील जनजाति को वनपुत्र कहा है। और जो उत्पत्ति तिल शब्द से इनकी हुई है, उत्पत्ति तिल शब्द से हुई है। और जो व्हील का मतलब होता है, जो मतलब व्हील शब्द से हुई है इनकी उत्पत्ति। और जो वेल का मतलब होता है वो तीर चलाने वाला जो होता है ना, जो तीर चलाता है उसे बोलते हैं। और भीलों के घर को हम कू कहते हैं। भीलों के याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर पूछा कई बार गया भी है कि भीलों का जो घर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो भीलों का घर होता है उसे हम कू कहते हैं, ठीक है। 14 का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ए ऑप्शन है अकबर को, बी ऑप्शन है शाहजहां को, सी ऑप्शन है जहांगीर को और डी ऑप्शन है औरंगज़ेब को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसे कहा जाता है? तो औरंगज़ेब को आलमगीर या फिर इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में बताते हैं कि जो मथुरा और काशी के मंदिरों को जो तुड़वा कर इसने मस्जिद बनाई थी, वहाँ पर उसे गहरा और या फिर आलमगीर या फिर धनेड़ा के नाम से जाना जाता है। औरंगज़ेब का असली नाम आलमगीर था, इसलिए उस मस्जिद को भी हम आलमगीर कहते हैं। आप साथ में ये भी याद रख सकते हैं, वरना इसका आंसर तो आपको बता ही दिया कि औरंगज़ेब होगा। 15 का क्वेश्चन है, किस अंग को आरबीसी लाल रुधिर कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, पहला है ऑप्शन इसका प्लीहा, बी है यकृत, सी है हृदय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा इसका आंसर ए, प्लीहा, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो प्लीहा है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है या फिर इसे रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है इनका वो 120 दिन का होता है, ठीक है। शरीर में ही ख़त्म हो जाती है 120 दिन के बाद ऑटोमेटिक ही, ठीक है। तो प्लीहा को हम स्प्लेन या तिल्ली भी कहते हैं, जो कि मतलब कई लोग इसे तिल्ली कहते हैं या फिर इसे तिल्ली भी कहा जाता है। और ये शरीर में ही नष्ट हो जाती हैं। प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आप साथ में ये भी याद रख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।